हेलो दोस्तों, तो आज हम जो है पीटी 365 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ लिया इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो है संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय कार्य सरकार की कार्य प्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसके जो है टॉपिक्स हैं। सबसे पहले प्रश्न काल के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन आवर, फिर संसदीय स्थायी समितियां, लाभ का पद, राज्यसभा निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है प्रश्नकाल, जो कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो जो संसद होती है उसका जो बैठक होगी उसके प्रथम घंटा क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ, जो दोनों सदन थे लोकसभा और राज्यसभा, उसमें प्रश्नकाल और जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं इनके कार्यों को जो है निलंबित कर दिया गया ड्यू टू कोरोना की वजह से। ठीक है, तो इस प्रश्नकाल में करते क्या हैं, जो भी संसद के जो सदस्य होते हैं ना, वो जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मंत्री होंगे, उनसे सरकारी कार्यकलापों और जो प्रशासन होता है, ठीक है, जो भी सरकारी कार्यकलाप हुए और जो प्रशासन होगा उसके संबंध में जो है प्रश्न पूछता है। इसके जो प्रश्न पूछेंगे उसके बाद जो मंत्रालय होंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, जो उन्होंने कार्य किए होते हैं, उनके लिए उनको जो है उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक है, ये देखिए ए डे इन पार्लियामेंट, सबसे पहला आवर क्या होता है 11 से 12 का प्रश्नकाल। उसके बाद जो भी हमारा कार्यकलाप होगा उसके और जो प्रश्न आवर है, प्रश्न काल है, उसके बीच के समय को हम 0 आवर कहते हैं। ठीक है, जो कि रूल 377 स्पेशल मेंशन भी है। यहाँ पे हम पेपर टेबल्ड बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लंच होता है, फिर 2 से 6 में हमारा मेन जो है संसद का काम होता है, लेजिस्लेटिव बिजनेस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन फ्राइडे। द लास्ट फ्राइडे को 2 आवर का क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिजनेस डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अगर हम जो है प्रश्नों की बात करें जो प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तारांकित प्रश्न, जो नॉर्मली हम बोलकर पूछ लेते हैं, मौखिक उत्तर इसमें की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब हम मौखिक तौर पर पूछेंगे, वो मौखिक तौर पे इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद अतारांकित, इसमें लिखित उत्तर उन्हें देना होगा। ठीक है, उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न, इसमें क्या होता है, प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से जो है पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल आयोजित अगर हुआ ही नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, सभा की बैठक आरंभ होने के बाद इन्हें पूछ सकते हैं। उसके बाद निजी सदस्यों के लिए प्रश्न, जो प्राइवेट मेंबर होंगे, निजी निजी सदस्यों को संबोधित कर उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पर बशर्ते क्या है, निजी सदस्यों द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक या संकल्प उनसे संबंधित हो, मतलब जिस इंसान ने जो काम किया उसी से संबंधित होंगे जभी तो पूछेंगे। ठीक है, तो उनसे संबंध इनका होना चाहिए। उसके बाद आधे घंटे की चर्चा, अगर मान लीजिए आप जो है उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं है, जो तारांकित और अतारांकित आपने प्रश्न पूछे, तो उस स्थिति में सभापति और अध्यक्ष की अनुमति से जो है ये आयोजित किया जाता है। विगत वर्षों में प्रश्नकाल का निलंबन पहले भी हो चुका है, 62, 75, 76, 91, 2004, 2009, इनमें जो है पहले भी निलंबन हो चुका है। जैसे कि 62 में भारत चीन युद्ध था, उसकी वजह से निलंबन हुआ। 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध था, उसकी वजह से निलंबन हुआ। ठीक है, उसके बाद आपातकाल में भी 2 बार इसका जो है 2 सदनों का मतलब जैसे 1975 में मानसून जो सत्र था, 2 सत्रों का निलंबन हुआ था। 1976 में जो शीतकालीन सत्र हुआ था उसका निलंबन हुआ। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आधे घंटे की चर्चा तो जब आप संतुष्ट ना हो तो सभापति और अध्यक्ष की अनुमति से आयोजित किया जाता है। निष्कर्ष में क्या है कि जो भी सदस्य प्रश्न पूछेंगे उसमें क्या होगा, जो सभापति या अध्यक्ष होगा सभा के, उनसे 15 दिन पहले ही जो है पूर्व सूचना उन्हें देनी होगी। ठीक है, इसमें सभापति और अध्यक्ष कमी भी कर सकता है। और अगर प्रश्न की बात करें तो जो पर मेंबर होगा, एक आदमी लोकसभा का 5 प्रश्न पूछ सकता है और राज्यसभा का 7 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद संसद ने कुछ अपने लिए खुद के लिए नियम बनाए। ठीक है, ताकि वह स्वयं को नियंत्रित करने के लिए मतलब स्वयं को नियंत्रित कर सके खुद ही को। ठीक है, अगर हम बात करें शून्य इसकी प्रश्नकाल की, तो इसे जो है 1952 में जो आपकी लोकसभा थी उसमें स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1952 में संसद की शुरुआत में लोकसभा के नियमों में प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया, पर डे, मतलब प्रतिदिन इसमें जो है प्रश्नकाल होगा। उसके बाद अगर राज्यसभा की बात करें तो शुरू में राज्यसभा में सप्ताह में 2 बार प्रश्नकाल दिया गया, उसके बाद सप्ताह में 4 बार, फिर 1964 में पर डे का प्रावधान दिया गया कि पर डे जो है इसमें भी प्रश्नकाल होगा। उसके बाद शून्यकाल की हम बात करें तो शून्यकाल क्या है, जो हमारा प्रश्नकाल है उसके तुरंत बाद क्या होता है, शून्यकाल होता है। 12 बजे से आरंभ होता है, क्योंकि 12 बजे क्या होता है, 12:00,
तो 00 को शून्यकाल। सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयकों और बजट जो होता है, जो राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू की जाती है। ठीक है, 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 जो है शून्यकाल, 1 से 2 लंच, 2 से हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के इच्छुक सदस्यों को दैनिक सत्र आरंभ होने से पहले ही जो है पूर्व नोटिस लेने की आवश्यकता होती है शून्यकाल के लिए। ये भारत की नवाचार है, मतलब इनोवेशन, ये भारत ने ही स्टार्ट किया है। और प्रश्नकाल के विपरीत यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लेखित नहीं है, मतलब प्रक्रिया के जो नियम है उसमें प्रश्नकाल उल्लेखित है, पर ये उल्लेखित नहीं है, जो कि 1962 में ये शून्यकाल जो है उसमें अस्तित्व में आया। उसके अलावा सत्र के दौरान प्रत्येक दिन शून्यकाल होना अनिवार्य नहीं है। प्रश्नकाल होना प्रत्येक दिन अनिवार्य है, पर ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख ही लिया है कि 1964 से राज्यसभा में क्या होता है, प्रत्येक दिन आयोजित होता है प्रश्नकाल। ठीक है, उसके बाद ये भी हमने देख ही लिया कि 15 दिनों का पूर्व नोटिस देना पड़ता है, और लोकसभा के 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रति सदस्य, राज्यसभा के प्रतिदिन 7। ठीक है, उसके बाद है संसदीय स्थायी समितियाँ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, PSC। ठीक है, ये हाल ही में क्यों है, क्योंकि कोविड के कारण क्या हुआ, इनका अधिकांश जो समय था, वो अवधि थी, वो व्यर्थ चली गई PSC की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो 22वां चैप्टर है संसद का, उसके नेक्स्ट चैप्टर यही है 23वां। ठीक है, स्थायी समितियाँ, जो कि 6 टाइप की होती हैं, जैसे वित्तीय समितियाँ, जो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सब वित्तीय समितियों में आती है, मतलब इनके भी आगे डिवीज़न हो रखे हैं। ठीक है, बुक में देख लेना 23वां चैप्टर। विभागों से संबंध स्थायी समितियाँ, जांच पड़ताल करने वाली समितियाँ, समीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली समितियाँ होती हैं। सभा के दैनिक कार्य के लिए संबंधित समितियाँ, सभा के प्रबंध संबंधी प्रबंध संबंधी समितियाँ या सेवा समितियाँ। ठीक है, इसके बाद अन्य संबंधित तथ्य की अगर बात करें तो मतलब समय व्यर्थ चला गया, तो राज्यसभा ने ये कहा है कि जो सभापति हैं उनका मतलब जो कार्यकाल होता है उसको 1 की बजाय 2 वर्ष का करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, पर एक्चुअल में उनका कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष का होता है, जितनी भी संसदीय स्थायी समितियाँ होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास मतलब जो संसद है उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो उसके वर्ष को 1 अवधि और बढ़ा दिया जाए ताकि मतलब जो उनका कार्य है उसको वो कंप्लीट कर दें, है ना, या फिर दूसरा विकल्प है 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के साथ नई समितियों का गठन किया जाए, मतलब उसके साथ में ही कुछ नई समितियाँ बना दी जाए जिनका कार्यकाल 2 साल का हो। ठीक है, अगर इनके बारे में देखें हम तो 2 तरह की होती है ये, एक तो परमानेंट होती है, मतलब स्थायी समितियाँ होती है, एक तदर्थ समितियाँ होती हैं। स्थायी तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है प्रकृति में कैसी होगी, स्थायी होगी, और प्रतिवर्ष हर साल गठित की जाती है, और इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है, मतलब समय समय पर इनका जो है कार्य होता रहता है। तदर्थ समितियाँ क्या होती है, प्रकृति में अस्थायी होंगी, वो मतलब जब तक उनको जो कार्य सौंपा गया है अगर वो कंप्लीट हो गया तो वो अपने आप ही क्या होती है, अस्तित्व उनका समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है इन समितियों की जो संरचना, कार्यकाल आदि होती है, इनमें कोई विशेष प्रावधान किए बिना जो है भारत का संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख करता रहता है, मतलब कोई संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया, फिर भी बनाता रहता है, अपने आप ख़त्म हो जाती है, लैप्स कर जाती हैं। ऐसे में इन समितियों से संबंधित जो मामले होते हैं उनका निराकरण दोनों सदनों द्वारा निर्धारित नियमों के माध्यम से किया जाता है। संसदीय स्थायी समितियों के प्रमुख अगर उद्देश्यों की बात करें तो गहन समीक्षा करना, किसी पे कि जो भी उन्हें दिया जाता है कार्य उस पर सरकारी जवाबदेही को सुनिश्चित करना और गैर पक्षतापूर्ण तरीके से कार्य करना। ठीक है, उसके अलावा जो विपक्ष की सक्रिय भूमिका होती है उसको निभाने में ये महत्व वो करती है, मतलब उन्हें सपोर्ट करती है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए। प्रासंगिक हितधारकों के साथ संलग्नता, वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनको जो है 2 अनुच्छेद से इनकी शक्तियाँ प्राप्त होती है। पहला अनुच्छेद है 105 जो है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और जो समितियाँ होती हैं उनकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 118 अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए जो है नियम बनाने की संसद की शक्ति, मतलब नियम बनाने की संसद की शक्ति होगी जभी तो वो अलग अलग समितियाँ बनाएगी। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल से उसे अपनी जो है शक्ति ग्रहण होती है उनसे। ज्ञातव्य है कि इन समितियों की अनुशंसाएं संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, लाभ का पद।
ठीक है, अगला टॉपिक है लाभ का पद। तो इसमें जो है एक संसदीय समिति है, उन्होंने केंद्र से एक प्रतिक्रिया मांगी। किस मामले में? कि जो भी लाभ का पद की जो परिभाषा थी, उस पर अस्पष्टता के निवारणार्थ दीर्घकाल से जो लंबित जो संविधान संशोधन है, ठीक है, मतलब इसको परिभाषित ना करने के जो हमारा, जैसे कि अगर हम इसके बारे में लाभ के पद के बारे में बात करें, तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसमें भी इसे परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, पर विभिन्न कुछ न्यायालय थे, उन्होंने कहा कि यह कर्तव्यों के साथ एक ऐसा पद है जो न्यूनाधिक मतलब कम या ज़्यादा सार्वजनिक चरित्र का है। ठीक है, तो मतलब इसको परिभाषित नहीं किया गया, तो संसदीय समिति ने इसके लिए जो है केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी कि अभी तक इसका जो है कुछ भी रिजल्ट क्यों नहीं आया। उसके अलावा अगर हम उसकी बात करें कि इसका सार क्या है, मतलब एक डिप्लोमेटिक सी बात बोली गई है यहाँ पे कि जो भी हमारे सांसद और जो विधेयक होते हैं, ठीक है, विधान निर्माता भी बोलते हैं, उनको जो है जो हमारी तत्कालीन सरकार है जैसे कि बीजेपी है, उस पर भारित किसी भी दायित्व के बिना जो स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्य हैं उनके निर्वहन में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिप्लोमेटिक सी बात बोल दी सिंपल सी यहाँ पे। तो उसके लिए संसदीय समिति ने कहा है कि इस पर जो है आप संविधान संशोधन या अपनी मतलब प्रतिक्रिया दें कि अभी तक ये लंबित क्यों है मामला। ठीक है, इस संबंध में न्यायालय द्वारा जो प्रदत्त जो दिशा निर्देश हैं उनका निर्णय दें। तो इस संबंध में जो पहला केस लिया गया वो है प्रद्युत बोरदोलाई बनाम स्वपन राय वाद 2001, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यह निर्धारण लिया था कि 4 जो व्यापक सिद्धांत हैं इनको रेखांकित किया गया। ठीक है, इससे ये डिसाइड होगा कि मतलब कोई पद लाभ का है या नहीं है, उसके बाद उस पर संवैधानिक निर्भरता लागू होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो 4 सिद्धांत क्या थे? सबसे पहले जो भी हमारा पद है उस पर नियुक्ति, पदस्थ व्यक्ति को हटाने और जो कार्य उस पर निष्पादन होगा वो सरकार के नियंत्रण में है या नहीं। कभी मतलब कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर आ रहा हो वो, है ना, तो इस टाइप से सरकार के नियंत्रण में ये तीनों चीज़ है या नहीं है। उसके बाद जो वो पद है उसके लिए सरकार किसी परिश्रमिक का भुगतान कर रही है, मतलब कोई पैसा वगैरह उसके लिए दे रही है या नहीं दे रही है। क्या पद जिस निकाय के अंतर्गत है उसमें सरकार की शक्तियाँ निहित है या नहीं है, जैसे धन जारी करना, भूमि का आवंटन, लाइसेंस देना। ठीक है, ये सब होगा तभी जो है सरकार इसे निर्भर घोषित कर सकती है। उसके बाद क्या जो निकाय है जिसमें पद धारण किया गया है संरक्षण के माध्यम से प्रभाव डालेगा या उसमें शक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, इस पे भी ये वो करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे कि अगला जो केस दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2006 में राज्यसभा से जो जया बच्चन थी, ठीक है, उनको निर्भरता को बरकरार रखा गया, मतलब अयोग्यता, निर्भर क्या होता है, अयोग्यता को बरकरार रखा गया। ठीक है, उसके लाभ के पद को अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया। ऐसा पद जो किसी लाभ को प्राप्त करने अथवा मौद्रिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो। ठीक है, तो उसके लिए वो निर्भर घोषित कर दिया जाएगा, या फिर इन फ्यूचर वो जो है लाभ प्राप्ति की संभावना हो जिस पद से, उसे भी निर्भर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, संवैधानिक अगर प्रावधान की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 102 के 1 और 191 के 1 में बताया गया कि कोई भी सांसद या विधायक अगर केंद्र और राज्य सरकार के जो अधीन कोई भी पद है, लाभ का पद है, उसे ग्रहण करने से उन्हें जो है प्रतिबंधित किया गया, मतलब कोई भी ऐसा पद वो ग्रहण नहीं कर सकता। जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके तहत जो लाभ का पद है वो धारण करना निर्भरता का आधार माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद लाभ का पद जो है संबंधित कानून संविधान की एक मूल विशेषता अर्थात जो विधायिका और जो कार्यपालिका उनके बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कार्यान्वित करना चाहता है। विधिक प्रावधान मतलब जो बनाया गया कानून संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 में ऐसे कई पदों को जो है सूचीबद्ध किया गया जिन्हें निर्भरता से मुक्त रखा गया है, मतलब अयोग्यता से मुक्त रखा गया। ऐसे कई पद थे इसमें जिन्हें जो है धारण कर सकता है कोई भी। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, राज्यसभा निर्वाचन। हाल ही में जो 8 राज्य है उसमें उसकी 19 सीटों के लिए जो है निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। तो देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें जो है इसके लिए जो राज्यसभा निर्वाचन है उसके प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले ब्यौरा क्यों, तो इसमें जो है स्थायी निकाय होता है, किंतु जो 1/3 मेंबर होंगे वो हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 2 साल बाद। कौन निर्वाचित करता है, जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, जो उसके मेंबर होंगे वही तो निर्वाचित करेंगे। उसके बाद विधि क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, तो
तो अच्छा, ये जो है राज्यसभा के लिए ये वाली पद्धति यूज़ की गई है, ठीक है। और पद्धति और मत जो है एकल संक्रमणीय मत, पर लोकसभा ने ये वाली पद्धति यूज़ नहीं की। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कौन सी पद्धति यूज़ की और क्यों यूज़ की, उसका रीज़न बताना वाई, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक आधार देखें तो चौथी अनुसूची में जो है जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटों का बंटवारा होता है। अनुच्छेद 80 में 250 मेंबर जो होते हैं इसमें टोटल होते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा इसमें नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। कार्यकाल 6 साल का होता है। यदि किसी सीट के लिए उपचुनाव हो तो निर्वाचित सदस्य उस सीट के शेष बचे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 84 में क्या है, सदस्य की जो योग्यताएं होती है, भारत का नागरिक 30 वर्ष, संसद द्वारा निर्धारित जो अन्य अर्हताएं होंगी मतलब योग्यता होंगी। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ ये देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 164 का 1A, तो इसके अंतर्गत ये बताया गया तो कि जो राज्य होंगे ना, किसी राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी मुख्यमंत्री को मिलाकर उसमें, ठीक है, उनकी जो कुल संख्या होगी वो उस राज्य की जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 है जो विधानसभा के मेंबर है तो उसका 15% मतलब कितना हो गया, 15 हो गया। तो इससे ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए हमारी जो हमारे राज्य के जो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री परिषद होगी मुख्यमंत्री को मिलाकर, ठीक है। इस प्रावधान को जो है कब जोड़ा गया था, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम में, क्योंकि हाल ही में जो मध्य प्रदेश है उसमें मंत्रिपरिषद की जो वर्तमान संख्या है वो इससे अधिक हो गई है जो उनके राज्य के विधानसभा के जो मेंबर थे, ठीक है। तो इससे उसका उल्लंघन के समान माना जा रहा है। अगली जो टॉपिक है वो है विशेषाधिकार हनन। तो हाल ही में जो अर्नब गोस्वामी थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है विशेषाधिकार हनन के मामले में राहत प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि उन्होंने जो टिप्पणियां की थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विरुद्ध, उन्हें अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण उन्हें जो है नोटिस जारी किया गया था। तो ये अगर हम बात करें तो संसद या सांसदों के जो अनुच्छेद 105 के तहत और राज्य विधानमंडलों के अनुच्छेद 194 के तहत जो है प्रदत्त मतलब गिवन जो विशेष अधिकार हैं उनके अतिक्रमण को विशेष अधिकार हनन के रूप में इसमें संदर्भित किया गया, ठीक है। ऐसा कोई भी कृत्य जो राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन की कार्यप्रणाली में बाधा या अवरोध उत्पन्न करता है उसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इस संबंध में संसद द्वारा अधिनियमित कोई कानून मौजूद नहीं है, इसलिए विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में जो ब्रिटिश संसदीय परंपरा है उसके द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद MP लैड्स जो पिछले साल जो फंड था उसको कैंसिल कर दिया गया था, पर 2018 और जो 19 में स्वीकृत परियोजनाएं थी उनके लिए जारी जो निधि जो पैसा उस समय जारी हुआ था, तो जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा इसको मतलब मांगने का आग्रह किया गया। इन परियोजनाओं ने कोविड-19 महामारी के कारण जो है इन्हें निलंबित कर दिया गया था। MP लैड एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत जो प्रत्येक जो उसका सांसद को जो जिला कलेक्टर होता है उसको 5 करोड़ रुपए मतलब विकास कार्यों के लिए आरंभ करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और उसमें से उसे 15% जो है अनुसूचित जाति के लिए खर्च करना होगा और 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए खर्च करने का विकास कार्यों के लिए अनुशंसा करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो जो कार्यकाल है महान्यायवादी का उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रपति ने जो के वेणुगोपाल उनको महान्यायवादी के रूप में 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया, ठीक है। ये उनकी शक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अंदर जो महान्यायवादी का पद के प्रावधान होता है उसको दिया गया है, ठीक है। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कई बार आ जाता है, मतलब UPSC में तो नहीं आएगा, छोटे एग्जाम्स में आ सकता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो जो भारत का महान्यायवादी होता है उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता मतलब ये उसकी उनकी एलिजिबिलिटी होती है इस पद की, ठीक है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है तो वो महान्यायवादी भी नियुक्त हो सकता है। महान्यायवादी के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है। उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है इसके बाद, जो अरुणाचल प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। ये थर्ड स्टार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड कर लिया हमने और ये थर्ड जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें है 6th शेड्यूल, मतलब हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है
वहाँ की विधानसभा ने संपूर्ण राज्य को जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में सर्वसम्मति से मतलब सम्मिलित किए जाने के लिए संकल्प पारित किया। मतलब वो 6ठी अनुसूची में आना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 6ठी अनुसूची होती क्या है। ये देखिए, सबसे पहले है 6ठी अनुसूची। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये 4 राज्य है संविधान की 6ठी सूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य किस में आते हैं, 6ठी अनुसूची में। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो यहाँ की जनजातियाँ हैं ना, वो अपने जो जनजातीय क्षेत्र है उसका प्रशासन खुद चलाती हैं, अनुच्छेद 244 के 2 और 275 के 1 के प्रावधानों के साथ। ठीक है, अनुच्छेद 244 है क्या, इसमें जो भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है, इसमें जो है प्रशासन खुद चलाने के लिए कुछ विशेष उपबंध जो है वो पारित किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 275 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो भारत की संचित निधि है उस पर भारित कुछ विधिक अनुदान है, उनके लिए प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत जो है विशिष्ट अनुदान भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जो अनुसूचित जनजातियों, उनके कल्याण और अभिवृद्धि तथा ये किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए होता है अनुदान। ठीक है, तो ये हमारी 6th अनुसूची जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश आना चाह रहा है कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो अपना प्रशासन स्वयं से चलाएं, ताकि उनको जो है पैसा दिया जाए अनुच्छेद 275 से, और उसके अलावा 244 कुछ जो विशेष प्रावधान उपबंध है वो उन्हें प्रोवाइड करे। ठीक है, तो उसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पहले जो है राज्य सरकार ने ये मांग की थी कि उन्हें जो अनुच्छेद 371 है इसको वहाँ पे निरस्त कर दिया जाए। ये भी अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। और उसके अलावा जो नागालैंड और मिजोरम की तर्ज पर जो अनुच्छेद 371 और 371 है, इसके अंतर्गत इसे शामिल किया जाए। ठीक है, ये 371 और जी है क्या, इसमें क्या होता है, जो नागालैंड और मिजोरम राज्य की जो जनजातियाँ हैं उनके लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िजन्य विधियों और भूमि के जो स्वामित्व होते हैं एवं हस्तांतरण है उसके अधिकारों के संबंध में उन्हें कुछ विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके अलावा 371 जिसने वो कह रहे हैं कि वो निरस्त किया जाए, उसके अंतर्गत राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो वहाँ का मतलब जो कानून व्यवस्था होती है उसको चलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कानून व्यवस्था के संबंध में और इस संबंध में उनके कृत्य का निर्वहन करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो इस कानून को वहाँ पे निरस्त किया जाए ताकि वो जो मतलब कानून चलाने की व्यवस्था है वो वहाँ की सरकार के हाथ में आ सके। हालांकि वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश है उसके संदर्भ में 1873 का जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है वो लागू है। ये एक्ट होता क्या है, BEFR एक्ट, ये मतलब जो भारत के सभी जो नागरिक हैं उनको बिना वैध इनर लाइन परमिट के, ये अभी देखेंगे हम क्या होता है इनर लाइन परमिट, उसके बिना जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ILP है क्या, इनर लाइन परमिट, ये एक तरह का दस्तावेज होता है जो मतलब किसी भी नागरिक को भारत में किसी भी स्थान पर यात्रा करने और वहाँ पर रहने मतलब रहने की अनुमति क्या करता है, प्रदान करता है। इसके अलावा इसे जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, इसके अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के जो व्यावसायिक हित थे उनके पूर्ति हेतु निर्मित किया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ILP व्यवस्था द्वारा संरक्षित राज्य, बाद में इसमें मणिपुर को भी शामिल किया गया। विदेशों के लिए परमिट, अगर हम भूटान को छोड़ दें तो उसके अलावा अगर कोई भी देश से आ रहा है तो उसे जो है एक विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे संरक्षित क्षेत्र परमिट या प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो 6ठी अनुसूची में पहले से हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अंतर्गत यह है जो जनजातियाँ होती हैं वे स्वायत्त शासी जिलों के रूप में पूर्वोत्तर भारत के पंजीकृत क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, जो जनजातियाँ जैसे कि आपने सुनी होगी कहीं पे गारो हिल्स, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, है ना, बोडोलैंड, गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 6th या 7th की बुक में। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्वायत्त शासी जिले होते हैं। ठीक है, मतलब खुद के द्वारा ये यहाँ पे प्रशासन चलाते हैं। तो असम में जैसे कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलांग स्वशासी जिला परिषद, दीमा हसाओ स्वशासी जिला परिषद, ये मेघालय के, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम के, ये यहाँ पे खुद का प्रशासन चलाते हैं यहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए, इसके लिए क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश जो है उसको 6ठी सूची में अगर शामिल करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 368 का जो दायरा है संविधान में संशोधन लाने का उससे बाहर होगा। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो क्या करेगा
केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, इसको संविधान की 6ठी अनुसूची में लाने के लिए इन्होंने जो ये आयोग है इसने एक अनुशंसा दी गई है इनके द्वारा, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र बनाने के लिए। उसके अलावा नागरिक जो CAA था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है 6ठी सूची और जो ILP इनर लाइन परमिट है उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इसमें छूट प्रदान की गई है, ठीक है। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल बोलते हैं आजकल, शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, स्वशासी जिले काउंसिल जो होंगे, जो ADC है, ठीक है, ADC देखिए ये है स्वशासी जिला परिषद। ADC क्या है, स्वशासी जिला परिषद। तो इसमें क्या होगा, अगर ये हम दे दे 6 शेड्यूल के अंदर जो ये आता है ADC, इसमें 26 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर फॉर 5 साल के लिए। उसके अलावा जो ये है ADC डिवाइडेड बाय गवर्नर अमंग डिफरेंट स्टेट टेरिटरी, मतलब जो स्टेट होगा उसको अलग अलग रीजन में बांटा जाएगा ADC के द्वारा, ठीक है। पावर ऑफ ADC अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी जो पावर होगी, पावर विद गवर्नर ड्यू अप्रूवल, गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही कोई भी कार्य किया जाएगा, ठीक है। पावर टू लिमिट सेंटर स्टेट एक्ट बाय द गवर्नर अप्रूवल, मतलब अगर मान लीजिए वहाँ पे सेंटर कोई लॉ पास कर रही है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई लॉ अगर लाया गया है, तो वहाँ पे ADC जो है उसको अगर चाहे तो मना भी कर सकता है, ठीक है। इतनी पावर, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीडम उसमें दी जाती है। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड प्लस ग्रांट इन एड फ्रॉम CFI। उसके बाद जो है रेगुलेटरी, इसको अभी देख के बताता हूँ मैं क्या है ये। रेगुलेटरी क्या है, पावर स्कूल डिस्पेंसरीज मार्केट रोड ETC, ठीक है, इन सब में जो है इसकी रेगुलेटरी होगी ADC की। उसके बाद जुडिशियल क्या होगा, विलेज कोर्ट टू ट्रायल ट्राइबल केसेस HC जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर, इन सब में किसकी पावर जो है चलेगी, गवर्नर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो CFI है ये जो है कॉरपोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो भी मतलब कलेक्शन और जो ग्रांट जो एड मतलब सहायता पैसे की मांगी जाएगी वो CFI के थ्रू द्वारा इन मतलब जो ये ADC है वो इनसे CFI से मांग सकता है, ठीक है। उसके बाद 5वीं और 6ठी अनुसूची की अगर तुलना करें हम, तो 5वीं अनुसूची और 5वीं में कौन से जो स्टेट है वो आती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अगर परिषद सृजन की बात करें तो 5वीं अनुसूची में जो है राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा सृजित है, राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, ठीक है। और ADC जो है उसका प्रावधान किया गया है संविधान में ही, ठीक है। स्वायत्ता अगर बात करें तो ये पंचायत उपवन अधिनियम 1996 के अंतर्गत आती है 5वीं अनुसूची, जिसमें 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन किया जाता है। और ADC में मतलब 6ठी अनुसूची में 5वीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्ता मतलब फ्रीडम होती है इसमें। 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद को केवल सलाहकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ADC की तुलनात्मक रूप से अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त है, मतलब फ्रीडम बहुत ज़्यादा दे रखी है ADC में, ठीक है। इसलिए जो है अरुणाचल प्रदेश है वो इसमें आना चाहता है। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है केंद्र एवं राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति। ये हाल ही में सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि राज्यों की जो उधार लेने की सीमा है वो मतलब उन्होंने अपनी उधार लेने की सीमा पार करने के आसपास लग गए हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो उनकी उधार लेने की सीमा उसको बढ़ा दिया गया है, 3 से 5% कर दिया गया है, ठीक है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर इनके उधार लेने की शक्तियों की तुलना की बात करें तो जाहिर सी बात है केंद्र की तो ज़्यादा ही होगी, फिर भी इनकी तुलना आपस में कर लेते हैं। ये जो है संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो केंद्र की जो उधार लेने की सीमा है वो अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार के पास संसद द्वारा निर्धारित समय के अधीन उधार लेने की अप्रतिबंधित शक्ति है, ठीक है, जिस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। और राज्य में ये अनुच्छेद 293 में आती है, ठीक है। उसके तहत जो राज्य विधानमंडल है उसको विधि द्वारा इसे समय समय पर नियत करने की शक्ति होती है। राज्य क्षेत्रीय और प्रादेशिक प्रतिबंध की अगर बात करें तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा केंद्र पर, ठीक है। केंद्र सरकार घरेलू स्रोतों से भी ले सकती है और विदेशों से भी ले सकती है उधार, पर राज्य सरकारें सिर्फ घरेलू स्रोतों से उधार ले सकती है। अन्य प्रतिबंध कोई भी लागू नहीं होता केंद्र पर। राज्य सरकारें जो है राज्य की जो संचित निधि होती है उसको प्रतिभूति पर ऋण ले सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना जो राज्य की होंगी सिक्योरिटीज़, उसके बेसिस पर उसे क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। यदि केंद्र से पहले
पूर्व में लिए गए ऋण अगर उसने नहीं दिया है, मतलब जो पहले ऋण लिया था उसको नहीं चुकाया है, तो उसे उसके बाद कोई ऋण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? संचित या समेकित ऋण शोधन निधि, जो CSF है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, जो राज्यों के लिए बनाया गया था ताकि वो जब उन्हें ऋण लेना हो तो इस यहाँ से वो ले सके। ठीक है। ऐसा करने के लिए उन्हें जमा भी करना पड़ता है, 1 से 3% तक वो जो है अपना योगदान यहाँ पे जमा करती हैं। जमा करेगी तभी तो ऋण ले पाएगी। ठीक है। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, राज्य सरकार के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो वो CSF में जमा राशि का उपयोग करने से संबंधित मानदंडों में कुछ जो है छूट प्राप्त करना चाहती है राज्य सरकारें। इसे जो CSF है, इसे बनाया गया था 1999 से 2020 के बीच में। ठीक है। उसके अलावा CSF एक आरक्षित निधि है, मतलब इस एक तरह से इकट्ठा करके रखा गया पैसा है, जो राज्य होते हैं उनको ऋण मुक्ति के लिए सृजित किया जाता है। मतलब ऋण मुक्ति के लिए वो इससे जो है पैसा निकाल सकते हैं। एक तरह से ये भारतीय रिजर्व के पास जो है बफर स्टॉक के रूप में रखा जाता है। बफर मतलब पैसा जमा करना RBI के पास, जो राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रारंभ में जो है 11 राज्यों में इसे सृजित किया गया था, पर 12वें वित्त आयोग 2005 से 10 की ने अनुशंसित किया कि सभी राज्यों के पास सभी ऋणों के लिए परिशोधन हेतु ऋण शोधन निधि होनी चाहिए, सभी राज्यों के पास। ऐसे ऋणों में बैंक से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, ये संबंधित क्या होती है, देयताएँ होती हैं। उसके अलावा जो ये होता है, जो ऋण होता है, ये जो मतलब पैसा होता है, वो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। ठीक है। संचित निधि से बाहर पब्लिक अकाउंट में लोक लेखा में इसे प्रबंधित किया जाता है। इसका उपयोग सिर्फ ऋणों के लिए, ऋण को चुकाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार यह बेहतर राजकोषीय प्रशासन को सुनिश्चित करता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 370, जो हटाया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है। पिछले वर्ष, मतलब ये अगस्त माह की न्यूज़ है, तो अगस्त में 1 साल हो गया था 5 अगस्त को। तो अनुच्छेद 370 और 35A, इनका जो है उत्साधन तथा जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक जो पुनर्गठन हुआ था उसको 1 साल पूरा हो गया था अगस्त 2020 में। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि 1948 में जो है भारत और जो कश्मीर के शासक थे उनके बीच में विलय संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो कि जिसमें भाग 21 में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। इस अनुच्छेद को जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान घोषित किया गया उस समय पे। ठीक है। जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का प्रावधान इसमें करता है। इस अनुच्छेद के अंदर क्या था कि जो भी रक्षा, विदेशी मामले और वित्त और जो संचार है, इनको छोड़कर जो है अन्य कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति अवश्य होगी। मतलब इनके अलावा अगर कुछ भी आप कर रहे हो राज्य में, तो वहाँ से राज्य सरकार की जो है अनुमति लेनी होगी। ठीक है। साथ ही राज्य के निवासी अन्य भारतीय नागरिकों की तुलना में जो है नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व, पृथक दंड संहिता होगी इनकी, और मूल अधिकारों से संबंधित कानूनों के लिए एक पृथक समूह के अधीन शासित होंगे। जो भारत का संविधान था वो इन पर लागू नहीं होगा, इनका सब कुछ अलग चलेगा। ठीक है। अगस्त 2019 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान आदेश 2019 लागू किया गया, जिससे यह उपबंध किया गया कि जो भारतीय संविधान है उसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। और 370 ख़त्म हो गया, तो ये 35A जो है इसी का पार्ट था, तो ये स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है। साथ ही संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, इससे पहले ये टेबल देख लेते हैं इनमें क्या दे रखा है। 370 और 35A, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किए गए। ठीक है। यह जो अनुच्छेद है वो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए स्वयं के पृथक संविधान द्वारा शासित होने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता था। मतलब इन मामलों को छोड़कर जो है रक्षा, वित्त, विदेश मामले, संचार, इनको छोड़कर बाकी सब के लिए पृथक जो है विशेष शक्ति प्रदान करता था। अनुच्छेद 370 के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी विधियों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति, ठीक है, यहाँ पे बताया था जो वही है यहाँ पे भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से व्युत्पन्न जो 35A था, इससे ही बना था ये, ने जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को राज्य के स्थायी निवासियों, उनकी विशिष्ट अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्तियाँ प्रदान की थी। ठीक है। इस कदम के निहितार्थ क्या थे इसमें, मतलब जो ये हट गया भारतीय जो वो थे राष्ट्रपति आदेश से, तो अब क्या हो गया, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इनका कोई अलग से जो है ध्वज नहीं रहेगा। 5 वर्षों का होगा इनका कार्यकाल 6 की बजाय, ठीक है, इनकी विधानसभा का। उसके अलावा जो यहाँ पे रणबीर दंड संहिता थी, इसकी बजाय अब भारतीय दंड संहिता जो थी, इसने इसको प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है। अनुच्छेद 356(2) जो राष्ट्रपति शासन था वो अब यहाँ इस राज्य में लागू हो सकता था। ठीक है। केंद्रीय कोटा कानून अब यहाँ पे लागू होगा। ठीक है। स्कूल, कॉलेज जो भी थे इनके,
संपत्ति व निवास संबंधी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे, कोई भी जाकर संपत्ति खरीद पाएगा। ठीक है, आरटीआई एक्ट लागू होगा, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम यहाँ पे लागू होगा। उसके बाद जैसे कोई भी महिला अगर अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में शादी कर लेती थी तो क्या होता था, वो अपने यहाँ के ज़मीन से बेदखल हो जाती थी। अब वो है जो अब ये अधिकार जो है हटा दिया गया। अब अगर वहाँ पे हो रही है फिर भी यहाँ पे ये ज़मीन यहाँ पे इसकी रहेगी। ठीक है, ये हुआ कैसे, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लिया अंडर आर्टिकल 371 में, जिसमें संशोधन किया गया आर्टिकल 367 से। ठीक है, दिस अलाउ टू एक्सप्रेस कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 373, जो कि अब कन्वर्ट होकर हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, इन इफेक्ट आर्टिकल 371 अमेंड आर्टिकल 367, जिसके संशोधन से आर्टिकल 373 के 3 क्लॉज में संशोधन किया गया, जिसने अलाउ किया रिपीट ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो अगस्त की मैंने मैगज़ीन जो कवर कराई थी, एक पार्ट ही आया था उसका, उसमें इसको अच्छे से कवर कराया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। साथ ही जो है ये पार्टिकल है ना, ये आर्टिकल, साथ ही संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया। ठीक है, जिसके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 यूटीज़ में पुनर्गठित किया गया, जिसमें जो जम्मू कश्मीर है विधानसभा के साथ है और लद्दाख क्या है विधानसभा रहित राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद संबंधित अगर घटनाक्रम की बात करें तो जो जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम था JNK-PRA 1989, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। जो हमारा ये है DDC है, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की नई शासन निकाय के रूप में जो DDC है इसकी स्थापना सुविधाजनक बनाने और इसमें जो JNK-PRA था इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो DDC थी इसको DBC की जगह लाया गया। ठीक है, DDB की को प्रतिस्थापित करके DDC लाया गया। ठीक है, DDB क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स, इसकी जगह DDC को ले आया गया। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इन बोर्डों की अध्यक्षता एक कैबिनेट मिनिस्टर करता था और सांसद और जो विधायक होते थे एवं जो विधान पार्षद होते थे इसके सदस्य के रूप में कार्य करते थे और जिला उपायुक्त इसका सदस्य सचिव होता था। ठीक है, अब जो नया ढांचा था उसमें DDC और जो DPC था, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला जो योजना समिति थी वो शामिल होंगे। ठीक है, DDC में जो प्रत्येक ज़िले हैं उससे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों में से नियुक्त ही क्या होगा, एक अधिकारी अध्यक्ष होगा और इसकी अध्यक्षता की जाएगी उस अध्यक्ष के द्वारा, जिसका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा। DDC के अधिकार क्षेत्र के तहत नगर पालिका या नगर निगम आएंगे। ठीक है, नामित क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक है, संपूर्ण जिला इसमें शामिल हो जाएगा। DDC का कार्य क्या होगा, ये क्या है, जिला योजना और पूंजीगत व्यय को तैयार एवं अनुमोदन प्रदान करेगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है 5 स्थायी समितियां गठित की जाएगी, जो कि वित्त, विकास, लोक निर्माण कार्य और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण से इनका संबंध होगा। ठीक है, जो DDC है वो हल्का पंचायतों और प्रखंड विकास परिषदों के कार्यों का पर्यवेक्षण भी करेगी, जिन्हें 1989 में उपयुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया को शामिल कर DDC के कार्यों के दायरे में कार्य को मतलब दायरे को उसमें बढ़ाया गया। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित किया जाएगा, जो इसके मेंबर होंगे ना DDC के, उनको डायरेक्ट हस्तांतरित किया जाएगा। इससे पहले जो DDB था उसे ही योजना और विकास संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन करते थे। ठीक है, केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर के भूमि संबंधी कानूनों में भी संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत जो जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट था उसमें धारा 17 में जो हमारे राज्य के स्थायी निवासी था इस पद का क्या कर दिया गया, लोप कर दिया गया। मतलब 2019 से पहले अगस्त क्या होता था, जो अनुच्छेद 370 और 35 है इसके निरस्त करने से पहले जो गैर निवासी जम्मू कश्मीर में किसी अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकते थे, मतलब बाहर जो लोग रहते थे वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके लोप हो जाने के बाद अब कर सकते हैं। नए कानूनों के अंतर्गत सरकार जो है स्वास्थ्य सेवा या शैक्षिक जो संस्थान थे उनको बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में भी भूमि हस्तांतरित कर सकती है। अब जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, हालांकि ये संशोधन गैर कृषकों को कृषि भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देते। ठीक है, जो खेती नहीं करते पर उनके पास ज़मीन है तो वो उसका भूमि का हस्तांतरण अभी भी नहीं कर सकते हैं। लोकसभा द्वारा जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को पारित किया गया, जिसमें यहाँ की जो राजभाषा का दर्जा जो दिया गया वो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को दिया गया। उससे पहले किसको था, अंग्रेजी और उर्दू को। ठीक है, संविधान का भाग जो
17 है, उसके अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है, जिसमें 343 में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी, देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगर थोड़ी देर में अगर मन किया तो मैं क्या बोलते हैं 10-12 पेजेस पर डे की कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने की। तो आज का तो हो गया, बाकी इसके बाद देखता हूँ, अगर मन किया तो शाम में भी 10 पेज की एक अपलोड और कर दूँगा पार्ट इसका। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बस। ओके, हैव अ गुड डे।